Welcome to my YouTube channel. In our last video, we had discussed about the metal alkyldene complexes, in which we had discussed about those complexes in which metal and carbon have double bond in them. Now we are going to discuss about the metal alkyldene complexes. These are the organometallic compounds in which a transition metal is bonded to carbon atom by a ट्रिपल बॉन्ड. तो आज हम वो कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास मेटल और कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा. क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा. जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. वही केस हमने सिमिलर ऑर्गेनोमेटेलिक में अप्लाई किया कि अब वहाँ पर हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के कॉम्प्लेक्सेस, जिन्हें हम मेटल कार्बीन या मेटल अल्काइलडीन कॉम्प्लेक्सेस बोल रहे थे. आज हम डिस्कस करेंगे मेटल अल्काइलडीन डाइन कॉम्प्लेक्सेस. इसमें क्या है, हमारे पास फिर से वही केस होगा. सबसे पहले हमें यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना होगा. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में हो तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस अरेंजमेंट में होंगे. अभी हम कार्बाइन की बात कर रहे हैं, मतलब मेटल का ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ. इसका मतलब हमारे पास लिगेंड कुछ किस तरह का होगा, C ट्रिपल बॉन्ड R. तो इसका मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड R का मतलब क्या है कि बॉन्ड क्या होगा, लीनियर होगा. लीनियर ज्योमेट्री का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर एक बॉन्ड R के साथ बन गया तो बाकी का एक बॉन्ड हमारे पास कार्बन के साथ बनेगा, मेटल के साथ बनेगा सॉरी. उसके बाद जो दो बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं वो मेटल के को 1 by 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी. जब भी हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ये भी पाई बॉन्ड ही बनेगा. जब भी हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं बच्चे, तब हम हाइब्रिडाइजेशन में उसे कंसिडर नहीं करते. हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कंसिडर होता है हाइब्रिडाइजेशन में, कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर होता है हाइब्रिडाइजेशन में और लोन पेयर कंसिडर होता है. पाई बॉन्ड हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते, इसलिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही यहाँ पर है, लोन पेयर नहीं है. ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा. तो अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया है कि हमारे पास दो तरह के कार्बाइंस होंगे. जैसे हमने पिछली वीडियो में कार्बीन को डिस्कस किया था, उसी तरीके से सिमिलर कार्बाइन को डिस्कस करेंगे. तो अब हमारे पास कार्बाइन भी दो तरीके की होती है, एक होती है डबलेट कार्बाइन, एक होती है क्वाड्रेट कार्बाइन. तो अब ये डबलेट कार्बाइन क्या होती है कि हमारे पास देखो, सबसे पहले अरेंजमेंट देखो, यहाँ पर एक बॉन्ड हमारा R के साथ बना हुआ है. इसका मतलब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी भी एक्स्ट्रा पड़े हैं. तो इसका मतलब हम इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शो करेंगे, वैसे तो हमारे पास तीनों p ऑर्बिटल्स ही हैं, तो अब हम कैसे शो करेंगे उसे, px, py, pz हो गया. अभी अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो और एक इलेक्ट्रॉन सिंगली पेयर्ड हो तब हमारे पास बनती है डबलेट कार्बाइन. तो डबलेट कार्बाइन में ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइज्ड है. अभी यहाँ पर स्पिन देखो, स्पिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो हमें पता है एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इनका नेट स्पिन क्या हो गया, 0 हो गया. तो स्पिन किसके कॉरस्पॉन्ड आएगी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्ड. तो यहाँ पर हमारे पास स्पिन क्या हो गई, हाफ हो गई. अभी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1, इसे s बोलते हैं, 2s+1. तो मैंने ये वैल्यू पुट किया और यहाँ पे 2 आ गया. 2 की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, डबलेट कार्बाइन. अभी हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो कितने हैं, एक ही है. अभी हमारे पास सेकंड केस में देखो, क्वाड्रेट कार्बाइन. क्वाड्रेट कार्बाइन में हम क्या कर सकते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिटल में रखते हैं. तीनों इलेक्ट्रॉन्स हमने एक एक ऑर्बिटल में शेयर कर दिए. अभी हमारे पास नेट स्पिन क्या होगा, इसे भी हम एस वैल्यू ही बोलते हैं. तो वैल्यू क्या होगी, 1/2, 1/2, 1/2. तो नेट क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, 3/2. तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आ गई. 4 की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट कार्बाइन. और हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3. तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3. तो अभी हम क्या फर्दर क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिशर, डबलेट और क्वाड्रेट. तो अभी हमारे पास फिशर ने सबसे पहले, हमारे उधर भी कार्बीन फिशर ने डेवलप की थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस के नेम भी उसी के कॉरस्पॉन्ड हो गए, फिशर और शॉक. तो सबसे पहले साइमल्टेनियसली डिफरेंस की फॉर्म में स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा.
सबसे पहले फिशर कार्बाइन को कैसे कार्बाइन है, दी ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द डबलेट कार्बाइन। तो यहाँ पर जब हम फिशर की बात कर रहे हैं तो हम कार्बाइन कौन सी लेते हैं, डबलेट लेते हैं। और अगर हम साइमल्टेनियसली श्रॉक का भी साइड वाइज डिस्कस करें तो श्रॉक के लिए हम कौन सी कार्बाइन लेंगे, फिर क्वाड्रेट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस देखो, सेकेंड में क्या है, मेटल प्रेजेंट इन लो वैलेंट स्टेट, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लो मतलब क्या, मेटल क्या होनी चाहिए, फिल्ड होनी चाहिए। अगर आप फिशर की डिस्कशन कर रहे हो तो मेटल हमारे पास क्या होनी चाहिए, फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर हम श्रॉक में डिस्कस करें तो उसकी श्रॉक में क्या होना चाहिए, हाई वैलेंट होना चाहिए। मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई होगा तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उतने ही कम हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी फिशर में कार्बन फिर कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होगी। क्यों, क्योंकि जब हम मेटल को कैसे मेटल कंसीडर कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, जो इसके पास ऑर्बिटल क्या हो, फिल्ड हो, उसके कॉरेस्पॉन्ड फिर कार्बन कैसी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करे, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर की हो। तो उसी तरह श्रॉक में अगर हमने बोल दिया कि मेटल हाई वैलेंट स्टेट में होनी चाहिए, मतलब मेटल तो एम्प्टी होगा, मेटल का ऑर्बिटल खाली होगा, तो मेटल फिर कार्बन को कैसा बनना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस में क्या है, हम फिशर और कार्बाइन, जैसे हम वहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डबलेट और सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बाइन की एनर्जी में रूम टेम्परेचर में 42 किलो जूल का फ़र्क होता है। तो रूम टेम्परेचर में इतनी एनर्जी आसानी से मिल जाती है। इसी तरह से कार्बाइन में भी अभी डिफरेंस है, लेकिन जब हम इसकी प्रिपरेशन रिएक्शंस करते हैं वो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब इसकी सिंथेसिस और इसकी केमिकल रिएक्शंस में आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपके पास कौन सी कार्बाइन जनरेट हुई है, फिशर जनरेट हुई है या श्रॉक जनरेट हुई है। तो इसलिए इसकी सिंथेसिस रिएक्शन दोनों की एक साथ से होंगी। फर्स्ट कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस वर सिंथेसाइज्ड बाय फिशर इन 1973 बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मिथॉक्साइड। अभी रिएक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया, क्या लिया है, एल्कीन, कार्बीन लिया है। कार्बीन से हम क्या बनाना चाहते हैं, कार्बाइन। दैट मीन्स क्या होगा, हमने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, अगर एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन कैसे होगी, यहाँ पर मिथॉक्साइड ग्रुप क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और हमारे पास लो टेम्परेचर पे हम ऐसा रिएक्शन करेंगे, ये एन पेंटेन हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, हमारे पास जैसे OMe ने यहाँ से सिस्टम को लीव किया तो इसने ये इलेक्ट्रॉन अपने इस बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दिए, तो बस हमारे पास क्या जनरेट हो गई, कार्बाइन। तो वैसे ही नेक्स्ट रिएक्शन कैसी है कि आप फिशर कार्बाइन को श्रॉक में कन्वर्ट करना चाहते हो। हमें पता है, हमने अभी डिफरेंस स्टडी किए हैं कि फिशर में क्या होता है, हमारी लो वैलेंट स्टेट होती है और श्रॉक में हमारी हाई वैलेंट स्टेट होती है। तो इसका मतलब हम मेटल से आइडेंटिफाई करेंगे कि फिशर है या श्रॉक है इस रिएक्शन में। तो लिगेंड्स में कोई फ़र्क नहीं कर रहे। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, क्योंकि ब्रोमीन का -1 हो गया। मैंने उस दिन भी जब हमने ऑर्गेनोमेटेलिक्स का डिस्कस किया था तब मैंने आपको फॉर्मल चार्ज का बताया था कि कार्बन के जितने बॉन्ड होते हैं उतना ही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज अगर -3 है तो इसके कॉरेस्पॉन्ड टंगस्टन में क्या आ जाएगा, +3, -1 यहाँ पर, फिर +4, नेट +4 हो गया। और यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन ट्वाइस और DME डाईमिथाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या देखो, Br3 हो गया, एडिशन रिएक्शन हुई है, Br3 हो गया। तो इसका मतलब हमारी टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4 से +6। इसका मतलब फिशर किस में चेंज हो गई, श्रॉक में। पहले भी कार्बाइन थी, अब भी कार्बाइन ही है। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब हमारे पास कार्बीन हमने ली हुई है, वहाँ से अगर हम प्रोटॉन को एलिमिनेट कर दें तब हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, श्रॉक हो जाएगा, क्योंकि हमने श्रॉक ही कार्बीन का कॉम्प्लेक्स लिया है। श्रॉक में हमने बोला था ना कि एक कार्बन के पास एटलीस्ट हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है श्रॉक में। यहाँ पर भी हमने अगर श्रॉक कार्बीन ले ली है तो हमारे पास जो नेट कॉम्प्लेक्स होगा वो भी कार्बाइन श्रॉक वाला हो जाएगा। तो वही क्या है, N-ब्यूटामिथाइल, ये क्या है, एक बेस की तरह काम करेगा। बेस क्या करता है रजय, न्यूक्लियोफाइल काम करता है सब्स्टिट्यूशन का। मतलब
जैसे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और बेस की तरह भी। तो अगर यहाँ पर आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया अल्फ़ा कार्बन में से, तो हमारे पास किस तरह से काम कर रहा है हमारा सॉल्वेंट, बेस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है और एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। जैसे ही n-ब्यूटाइल लिथियम से एब्स्ट्रैक्शन हो गई तो हमारे पास इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, तो हमारे पास नेट क्या जनरेट हो गई, कार्बाइन जनरेट हो गई, राइट। अभी नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा एलिमिनेशन बाय वाया मिथाइल कंपाउंड। हमने अल्फ़ा एलिमिनेशन करनी है मिथाइल कंपाउंड की। सबसे पहले हमने कम्प्लेक्स लिया, उसको एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल से रिएक्ट करवाया। हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, Cl को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि Cl लिविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड बन गया और मिथाइल हमारा इसके साथ अटैच हो गया। अब यही कॉम्प्लेक्स फर्दर हमारे पास कैसे हुआ है कि हमारे पास जो CH है वहाँ से हमने क्या एलिमिनेट कर दिया है, हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया, और हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया है, कार्बाइन। अब हमारे पास ऐसे सिमिलर रिएक्शन है, मेटेला साइकिल फिर से फॉर्म करेंगे। हमारे पास MClN सिस्टम है और N लिथियम का, एल्काइल लिथियम का सिस्टम है। टेम्परेचर की कंडीशन प्रोवाइड की है, दोनों मेटल में क्या फॉर्म किया है, डाइमर फॉर्म किया है। और अगर जब डाइमर को ब्रेक करेंगे तो जैसे ब्रेक करेंगे वैसे ही हमारे पास कार्बाइन जनरेट हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में क्या है, फिशर और स्ट्रॉक की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग डिफरेंट तरीके से होगी, क्योंकि कार्बाइन डिफरेंट है। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करना। तो वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, अगर हम डबलेट कार्बाइन की बात कर रहे हैं तो डबलेट में क्या होगा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पड़े हैं और एक और इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। तो हमारे पास मेटल को इसके कॉरेस्पॉन्ड फिर हम क्या बना देंगे, वेकेंट बना देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला बॉन्ड क्या फॉर्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। पाई बॉन्ड के लिए अभी हमारे पास कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, मेटल को उसके कॉरेस्पॉन्ड सिंगली शो कर देंगे। तो हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमने पहला पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब हमारे पास सेकेंड देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है अभी हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। अभी हमारे पास कार्बन के कितने बॉन्ड हुए हैं, 3 बने हैं, फिर भी कार्बन के एक ऑर्बिटल भी वेकेंट है, इसलिए इसके कॉरेस्पॉन्ड अब मेटल को क्या करना पड़ेगा, फील्ड शो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बैक डोनेशन से डोनेट कर रही है। तो इसका मतलब तभी हमने यहाँ बोला था ना कि फिशर कार्बाइन में मेटल क्या होनी चाहिए, लो वैलेंट की होनी चाहिए, क्योंकि अगर लो वैलेंट नहीं होगी तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं होंगे तो वहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। तो हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट डबलेट कार्बाइन के कॉरेस्पॉन्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हो गई। अभी सिमिलर वे में हम श्रॉक कार्बाइन में डिस्कस करेंगे। श्रॉक कार्बाइन में क्या होता है कि तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब भी एग्जाम में इसे अटैम्प्ट करो तो रफ में आप साइड में यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट शो कर सकते हो, ताकि आपको बॉन्डिंग में कोई डाउट ना हो। सबसे पहले क्या है, फिर से सिमिलर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड करने के लिए मैंने यही लैंग्वेज यहाँ पर रजे इस बॉन्ड में एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमारे पास कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्ड हमारी मेटल को भी क्या होना पड़ेगा, सिंगली फिल्ड। तो हमारे पास पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब एक सिग्मा बॉन्ड के बाद जो अगर नेक्स्ट बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यहीं पर वैसे ही हमने सेकंड बॉन्ड में सिचुएशन शो की है। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब भी आप सिग्मा बॉन्ड लोगे तब भी आप ध्यान इसे DZ² ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं या PZ हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं ऐसे 4 लोब्स वाला ऑर्बिटल आप नहीं शो करोगे, क्योंकि ये सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। दैट मीन्स ये सिर्फ पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा बॉन्ड में नहीं। तो यहाँ पर अब हमने सिंगली फिल्ड, फिर से हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम किससे लेंगे, मेटल के साथ। फिर से मेटल क्या है, सिंगली फिल्ड है। तो अभी यहाँ पर फिर से सिंगली फिल्ड है, तो साइड वाइज इलेक्ट्रॉन डोनेशन से हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब हमारे पास थर्ड बॉन्ड कैसा फॉर्म होगा, थर्ड बॉन्ड में देखो ध्यान से रजे, अब हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, कार्बन के पास अभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फिर से हम मेटल का D ऑर्बिटल शो करेंगे।
और मेटल के साथ म्यूचुअल शेयरिंग के साथ फिर से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो सिचुएशन में फ़र्क क्या है, वहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है और एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, सबसे पहले यहाँ पर वहाँ पर दो डेटिव बनते हैं, क्योंकि कार्बन भी पहले डेटिव बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो यहाँ पर तीनों ही हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं, तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब हमारे पास सिंपल से केमिकल रिएक्शंस हैं कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले मैंने इसे ऐसे शो किया, अब इसे ऐसे शो करो, ट्रिपल बॉन्ड CCMe3, तो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। बाकी के लिगेंड्स का तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ क्लीवेज होनी है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास एल्काइन ही हमने कॉरेस्पॉन्ड ली है। ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम हायर कार्बाइन के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने पहली भी एल्काइन ले ली, हमारे पास ऑलरेडी कार्बाइन है, तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी दोनों साइड से, और हमारा आर जाकर क्या वहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये हम जनरली मेथड इसीलिए यूज़ करते हैं अगर हमने कोई हायर कार्बाइन फॉर्म करनी हो जो नॉर्मल मेथड से नहीं फॉर्म हो पा रही। तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, हमारे पास न्यूक्लियोफिशर कार्बाइन, कार्बन एटम फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इट कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास मेटल इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या जनरेट होगी, कार्बीन। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पर कार्बाइन कार्बन एटम ऑफ शॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, इट कैन बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पर अभी हम इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने कौन सी कार्बाइन ली है, शॉक कार्बाइन ली है। वो हमने बोला था कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर की है, तो उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगी, प्रोटॉन पर अटैक कर सकती है। तो वही हुआ, बस यहाँ पर जैसे ही प्रोटॉन पर अटैच हुआ या ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि यहाँ पर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हमारे पास फिर से अगेन कार्बीन ही जनरेट हो गई। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।